आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022 के बारे में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग फिजिक्स यानी कि भौतिकी के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका एग्जाम 2022 में बिहार पॉलिटेक्निक या फिर बिहार आईटीआई या फिर पारा मेडिकल का होने वाला है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, साथ ही हम लोग न्यूमेरिकल भी इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल घंटी के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, क्योंकि यहाँ बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो खत्म होने के बाद आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि कितने क्वेश्चन का आपने राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही मैं एक बात और मेंशन कर दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। अब देखिए ऐसे जो क्वेश्चन है मैंने आपको बहुत सारे करवा रखे हैं, जो कैंड हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको जानकारी होगा। और मैंने आपको बार बार एक बात बताई है कि प्ले लिस्ट देख लीजिए, आपको बहुत सारा वहाँ पे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बताया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करें जो कि मेंशन किया गया है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, तो ये हो जाएगा समय यानी कि टाइम, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, अब समय इसका राइट आंसर क्यों होगा, क्योंकि देखिए जो समय है ये आपको सापेक्ष राशि इसलिए नहीं है क्योंकि यह किसी भी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है, जबकि जो त्वरण है, दूरी है, वेग है, ये अन्य राशि पर निर्भर करता है। और जो समय है किसी राशि पर अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए एक सापेक्ष राशि नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने को मिलेंगे और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे ही जाते हैं। देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित का सही मिलान करिए। यानी कि आपको यहाँ पे ए बी सी डी दिया गया है, यानी कि अल्फ़ाबेट का, और यहाँ पे देख सकते हैं नंबर दिया गया है 1 2 3। तो आपको मिलान करना है। कैसे आपको मिलाना है, तो आपको सभी कैंडिडेट को मालूम होगा कि एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसे मिलाना है, तो देखिए 4 का डी होगा, बिल्कुल यहाँ पे सामने हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक हॉर्स पावर बराबर यानी कि HP बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि 1 का 4 किस में दिया गया है। ठीक है, तो 1 का 4, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 का 4 किस में दिया गया है। यहाँ पे आपको कैसे फाइंड करना है इसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 का 4 नहीं, सॉरी 4 का डी आपको देखना है। देखिए यहाँ पे 4 है, ठीक है, और यहाँ पे डी है, तो आपको देखना है कि 4 का डी किस में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए में है, सी में नहीं है, यानी कि सी में नहीं है, यानी कि ए नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 का बी है, ए भी नहीं होगा। ठीक है, अब बच गया 2 ऑप्शन। मैं कैसे बता रहा हूँ इसको आप समझिएगा। अब देखिए 4 का डी हमको देखना है, तो यहाँ पे देखिए ए में है और डी में भी है, ये दोनों आंसर हो सकता है, और बी और सी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब हमको एक और मिलान करना है। तो आप सभी कैंड जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल, जो कि यहाँ से 3 का हो जाएगा बी। ठीक है, तो 3 का बी आपको देखना है कि किस में है। ठीक है, तो 3 का बी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया किस में, तो 3 का बी यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया ए ऑप्शन में, जो कि यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे चारों हमको न मिलाकर सिर्फ हमने 2 ही मिलाया और इसका आसानी से राइट आंसर मिल गया। तो ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना होता है। अगर आप इनमें से 2-3 क्वेश्चन भी आप याद किए हैं, अगर 1-2 भी आपको याद है, तो बिल्कुल आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, सारे को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, इको लोकेशन एक प्रकार का क्या है, कंपन है, आवृत्ति है, रडार है या फिर सुनार है। तो इको लोकेशन ये आपको सुनार का एक प्रकार है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और सुनार का उपयोग कहाँ होता है, तो ये जल में किसी वस्तु को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए यह सुनार का उपयोग होता है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में सुनार के बारे में और रडार के बारे में पूरी डिटेल में बता रखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने
कुछ ही दिन पहले यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में डाला था और लगभग 70% ऐसे बच्चे थे कि जो कि इसका राइट आंसर नहीं दिए थे, जो कि गलत बताए थे। तो आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों डिफरेंट को आपको बिल्कुल याद रखना है। यहाँ पे शक्ति की बात की गई है तो कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। ठीक है, और यही बात किया जाता है कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बातों में आपको डिफरेंट बिल्कुल याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे काइंड कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। ठीक है, एक देखिए न्यूमेरिकल है जो कि मैं आपको बताता हूँ कि 5 सेकंड में इसको हल कर पाएंगे और इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कैसे, देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है 20 kg के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है और जी का मान आपको 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आपको कैसे मालूम करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो इस वैल्यू चारों ऑप्शन में समान है, सिर्फ आपको यहाँ पे इसका यूनिट चेंज किया गया है। ठीक है, तो आपको कैसे हल करना है, देखिए ऊर्जा की बात की गई है, यानी कि ऊर्जा की गणना करना है। तो ऊर्जा की गणना हम लोग किस में करेंगे, तो ऊर्जा जब भी गणना होगा जूल नहीं होगा और ऑप्शन में सिर्फ एक ही में जूल दिया गया है, इसीलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, न्यूटन होगा नहीं, पास्कल होगा नहीं, वाट होगा नहीं, ऊर्जा की जो गणना होती है जूल में होती है, इसलिए यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं जो कि आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें आपको पेन लगाने की जरूरत पड़ती है, आपको फॉर्मूला बैठाना पड़ता है। उससे भी न्यूमेरिकल हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए जब यही क्वेश्चन अगर गतिज ऊर्जा के बारे में होता तो बिल्कुल परिवर्तन होता, लेकिन स्थितिज ऊर्जा में यहाँ पे ऊंचाई बढ़ाने से या फिर इसका वेग बढ़ाने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। ठीक है, इसका वेग बढ़ाने से कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और गतिज ऊर्जा की बात की जाता तो फिर परिवर्तन बिल्कुल होता। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी रखता है, क्यों। आपने देखा होगा किसी भी धावक को, यानी कि अगर दौड़ हो रहा होता है तो यहाँ पे एक रस्सी लगा दी जाता है, यानी कि बॉर्डर लाइन, तो यहाँ पे आपको पहुँचना है। लेकिन बहुत सारे धावक होते हैं और अधिकतर जो धावक होते हैं यहाँ पे पहुँचने के बाद भी ये आगे दौड़ते ही चल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो अपनी गति की जड़ता को आगे बढ़ाए रखते हैं। अगर एक बाइक या फिर एकाएक रुक जाएंगे तो फिर उनको झटका लगेगा, वो गिर जाएंगे, वो संभल नहीं पाएंगे। इसलिए अपनी गति की जड़ता बढ़ाने के लिए वो आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ से क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से कौन से एक भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या फिर बदलने की प्रयास करती है। ये है बल यानी कि फोर्स, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। जब भी आपको अगर वो विस्थापन शून्य हो जाए या फिर तय की गई दूरी शून्य हो जाए तो विस्थापन बिल्कुल शून्य हो ही जाता है और कार्य बराबर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया है कि W बराबर होता है FS cos थीटा। मैंने इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट बता रखा है, आप प्लेलिस्ट देखिए, आपको सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति की दर्शाती है। क्या दर्शाती है, ये दर्शाता है, ये आपको दिए गए अंतराल के दौरान ये आपको दर्शाते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही होती है तो उसका त्वरण क्या होता है। तो जब कोई भी वस्तु अगर समान गति से गति कर रही होगी तो उसका जो त्वरण होगा वो शून्य होगा। ठीक है, अगर वहीं जो गति है वो आपको बढ़कर यानी कि गति से करेगा, यानी कि धनात्मक होगा, तो उसका जो त्वरण होगा वो धनात्मक होगा, यानी तेजी से करेगा। तो ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। तो एक समान गति से अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसका जो त्वरण होगा वो क्या होगा, बिल्कुल शून्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा में हमेशा एक समान होती है। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा में हमेशा एक समान होती है, तो यह है आपको बल और त्वरण। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएंगे। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट को ये क्वेश्चन हार्ड लग सकते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट को इजी भी लग सकते हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन जो करा रहा हूँ बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को सही तरीके से कर रहे हैं, अगर आप इसका सही आंसर बता पा रहे हैं तो बिल्कुल आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो मैंने गति की तीनों समीकरण के बारे में बता रखा है, गति के कौन कौन समीकरण है और कैसे आपको फाइंड आउट करना है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको याद रखना है गति का पहला समीकरण क्या है, तो है v बराबर u प्लस ए टी। ये गति का पहला समीकरण है, v बराबर u प्लस ए टी। और मैंने बताया था कि जब भी आपको समीकरण में किसी के बीच आपको संबंध दर्शाना है, बताना है, तो सबसे पहले आपको u और a को जीरो मान लेना है। तो हम लोग u को जीरो मानेंगे, यानी कि u को हम लोग काट देंगे, ऐसे a को भी काट देंगे। अब बच गया v और t। v यानी कि वेग, t यानी कि समय, यानी कि वेग और समय के बीच ये बताता है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको कैसे बताया, तो सबसे पहले आपको गति का समीकरण लिखना है। जिस भी गति के समीकरण के बात किया जाएगा, पहला दूसरा तीसरा कोई भी, इसके बाद आपको u और a को जीरो मान लेना है, शून्य मान लेना है। इसके बाद आपको अपने आप वो समझ निकल कर आ जाएगा कि क्या संबंध है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाती है, तो ये घर्षण के कारण रुक जाती है। और आपको याद होगा कि घर्षण कैसे काम करता है, तो घर्षण ये आपको विपरीत दिशा में काम करता है, और जब भी हम चलते हैं तो ये पीछे की तरफ काम करता है, यानी कि विपरीत दिशा में वर्क करता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है, उनके बीच की दूरी पर बिल्कुल करता है, उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर, उनके गुरुत्वीय स्थिरांक पर, या फिर उनके द्रव्यमान के वेग पर। तो ये आपको उनके द्रव्यमान के वेग पर निर्भर नहीं करता है। और मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बता रखा है कि गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है 4 ऑप्शनों देकर कि कौन सा जो बल है सबसे कमजोर बल है, तो ये आपको गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है, और नाभिकीय जो बल है ये सबसे मजबूत बल है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने किया था, तो ये आपको हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे न्यूटन पर क्लिक करेंगे, जो कि पूरी तरह से गलत है। ये जो बड़ा जी की खोज किया गया था, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, ये आपको हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। देखिए फिर वैसा ही क्वेश्चन है, जो कि F बराबर है gm/d² सूत्र में g को क्या कहते हैं। तो जो मैंने अभी बताया कि g जो कि हेनरी कैवेंडिश ने इसको दिया था, ये हम लोग सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, यानी कि चारों ऑप्शनों में से बताना है कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। अपघटन, ऑक्सीकरण, गुरुत्वाकर्षण, हाइड्रोलिसिस। तो अभी आप सभी कैंडिडेट पढ़ते होंगे गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण एक फिजिक्स से संबंधित है, और यहाँ पे यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मेंशन किया गया है कि कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, तो यह है गुरुत्वाकर्षण। ऑक्सीकरण हो गया, अपघटन हो गया, या फिर हाइड्रोलिसिस हो गया, ये सब ये आपको रासायनिक प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है, तो किसी भी पिंड का भार पृथ्वी पर 0 होता है, ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, और विषुवत रेखा पर कम होता है। इन तीनों बातों को आपको याद रखना है। देखिए उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड की भार की तुलना में ध्रुव पर पिंड का भार क्या होगा। तो मैंने अभी बताया कि ध्रुव पर पिंड का भार सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि ध्रुव का पिंड पर भार क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ध्रुव पर पिंड का भार भूमध्य रेखा के अपने भार से अधिक होता है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी पर 0 होता है, ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, और विषुवत रेखा पर कम होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन तीनों बातों को याद रखेंगे, आसानी से आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है,
एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन अभी बाकी है। नेक्स्ट मेंशन किया गया है, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है। तो मैंने अभी अभी बताया कि विषुवत रेखा से अगर किसी भी वस्तु को ले जाकर अगर ध्रुव पर ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया ध्रुव पर ले जाया जाता है तो इसका जो भार है बिल्कुल बढ़ जाएगा। ठीक है, यही अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्रुव से अगर हम लोग विषुवत रेखा पर किसी वस्तु को ले जाते हैं इसका भार क्या होगा तो घट जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखिए। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका क्या होता है, यानी कि वेग त्वरण क्या होता है। तो देखिए जब भी हम लोग किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो इसका वेग शून्य हो जाता है, लेकिन इसका जो त्वरण है लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, और मैं बता दूं कि जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपको क्वेश्चन याद नहीं है उसको लिखिए ताकि आपको ये क्वेश्चन रिपीट होते रहे, आपको मन में रिवाइंड होते रहे, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा रहे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। तो ये आपको तब कहा जाता है जब केवल गुरुत्व बल कार्य करे। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मेंशन किया गया ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है, गोलाकार, अंडाकार, सीधी रेखा या फिर फैला हुआ वृत्त, जो कि होता है फैला हुआ वृत्त। ठीक है, जो आपको ग्रहों की परिक्रमा का पथ का आकार होता है ये आपको फैला हुआ वृत्त होता है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होता है उसे हम लोग प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही इस क्वेश्चन से एक बात और आपको याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थितिज ऊर्जा साथ ही स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। ये होता है यांत्रिक ऊर्जा, जो कि आप सभी कैंट को याद होना चाहिए और मैंने इसके बारे में बता रखा है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तु पानी में तैरती है। तो ये है आर्किमिडीज के सिद्धांत। मैंने आपको बताया था कि तैरने डूबने से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा ये आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार काम करता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है दबाव को कैसे मापा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि दाब बराबर क्या होता है। तो दाब बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल। क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल, यानी कि बल एवं क्षेत्रफल पर ये मापा जाता है और इससे ही इसका राइट आंसर बिल्कुल ऐसे ही आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से दाब का बीमीय सूत्र क्या है। तो देखिए बीमा सूत्र से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो इसका जो निकालने का ट्रिक होता है कोई ट्रिक नहीं होता, इसकी सिंपली से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि दाब बराबर क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल। तो जो बल का यूनिट होता है, सॉरी जो बीमा होता है वो क्या होता है, MLT-2। ये क्या होता है, ये बल का है। मैं बल का क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये बल का हो गया बटा में क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L स्क्वायर। L स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि मीटर यानी कि लंबाई L स्क्वायर, तो हम लोग L स्क्वायर से यहाँ पे एक L काट देंगे। तो अब क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा ML-T-2, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए बहुत सारे कैंड को समझ नहीं आएगा बातें, लेकिन आप बिल्कुल ना घबराएं, मैं इसके बारे में प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको समझना है। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि दाब बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल। हमने यहाँ पे बल का लिखा MLT-2 और यहाँ पे L हमने क्यों लिखा, क्योंकि है क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का जो यूनिट होता है लंबाई, यानी कि हम लोग L स्क्वायर लिख दिए, तो L से L कट जाएगा, तो यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे 1 बच जाएगा, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है, लेकिन फिर भी आपको डाउट है तो बिल्कुल आप इसके बारे में टेंशन ना लेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से और क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है बर्फ पानी में तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है। तो जब भी आपको बर्फ पानी में तैरती है तो इसका जो घनत्व होता है ये पानी से कम होता है। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आपको याद रखना है कि जो पानी है बर्फ़ में कितनी डिग्री सेल्सियस पर बदल जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है ये आपको बर्फ़ में बदलना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल आपको ये बात भी याद रखना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया क्रायोजेनिक
क्या दर्शाता है? तो क्रायोजेनिक जो है आपको कम तापमान को दर्शाता है, जो कि आपको माइनस में 150 डिग्री होता है, ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पायरोमीटर क्या दर्शाता है, तो पायरोमीटर उच्च तापमान को दर्शाता है और क्रायोजेनिक जो है ये आपको कम तापमान को दर्शाता है, ठीक है। तो और उच्च और दाब दोनों, उच्च और निम्न दोनों का आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, इनमें से कौन विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है? तो विद्युत का सबसे इसमें से ऑप्शनों में से ग्रेफाइट सबसे अच्छा चालक है। और आपको याद रखना है ग्रेफाइट क्या है, तो ये आपको कार्बन का एक अपरूप है, ठीक है। और मैंने बता रखा है कि कार्बन का अपरूप और समस्थानिक में बहुत अंतर होता है, किसी भी समस्थानिक और अपरूप की बात करें, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि जो ग्रेफाइट है ये आपको क्या है, कार्बन का अपरूप है, न कि समस्थानिक है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, किस तरह की तरंग में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समानांतर गति करती है? तो मैंने आपको बताया था कि जो आपको अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं ये सीधी दिशा में जाती हैं, जो कि सीधी दिशा यानी कि समानांतर दिशा में, ठीक है। इसीलिए यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो ध्वनि तरंग होती है ये आपको अनुदैर्ध्य तरंग होती है, प्रकाश जो होता है ये आपको अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो ऐसे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं तो आपको बिल्कुल ये बातें क्लियर हो पाई होंगी। चलिए मैं आपको एक और इसी से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग के बारे में सही है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो ध्वनि तरंग है ये आपको अनुदैर्ध्य तरंग होती है और जो प्रकाश तरंग होती है ये अनुप्रस्थ तरंग होती है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ध्वनि तरंग ये आपको अनुदैर्ध्य तरंग होती है और जो आपको प्रकाश तरंग होती है ये आपको अनुप्रस्थ तरंग होती है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से बढ़ती है। तो मैंने बताया था कि किसी भी अगर आप डीजे को सुने, जैसे कि शादी विवाह में जो डीजे होता है, तो किसी भी डीजे का अगर आवाज़ हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ाते हैं, यानी कि आयाम बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि को क्या बढ़ाने से बढ़ती है? तो जब आप इसका आयाम बढ़ाएंगे तो ये ध्वनि भी बढ़ेगी। तो यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, आवृत्ति प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि किस घटना प्रतिसेकंड द्वारा दोहराई जाती है। तो आप सभी क्या जानते हैं कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, ये होता है हर्ट्ज। तो यही क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया गया, लेकिन सिंपल सा इसका आंसर यही है हर्ट्ज, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन इतना बड़ा देखकर घबरा जाएंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, आवृत्ति प्रकट की जाती है। तो आवृत्ति हम लोग किस में दर्शाते हैं, हर्ट्ज में दर्शाते हैं, इसलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है और डेसिबल ए ध्वनि इसमें मापा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप ऐसे करके सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित जो हानिकारक विकिरण है ये आपको पाराबैंगनिक विकिरण है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि पाराबैंगनिक जो विकिरण है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपको JW रीटर के द्वारा की गई थी, जो कि आपको कभी कभी इसके आविष्कारक के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो ध्वनि तरंग क्या है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। तो अनुदैर्ध्य तरंग को भी हम लोग यांत्रिक तरंग भी कहते हैं। तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकाश तरंग है। तो मैंने आपको बताया कि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है और अनुदैर्ध्य तरंग को हम लोग यांत्रिक तरंग कहते हैं, ठीक है। और जो अनुप्रस्थ तरंग होता है उसे हम लोग अयांत्रिक तरंग कहते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन यहाँ पे असत्य है। जो ध्वनि तरंग ये आप क्या है, ये अनुदैर्ध्य है, यांत्रिक भी है और दाब भी है, इसलिए यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो वस्तुओं में कंपन होने के बाद ही ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हम लोग किस में मापते हैं? तो डेसिबल में इसको हम लोग मापते हैं, जो कि मैंने आपको बताया अभी अभी। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया है, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम क्या बढ़ाते हैं कि ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तो देखिए किसी भी माध्यम में जब आप
तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि अपने आप बढ़ जाती है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक, यानी कि तापमान बढ़ाने पर ध्वनि बढ़ जाती है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिमाण होती है इसे क्या कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्रतिध्वनि, यानी हम लोग जब बोलते हैं किसी दीवार में टकरा कर वापस आती है, इसे लोग प्रतिध्वनि कहते हैं, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और प्रतिध्वनि की जो न्यूनतम दूरी होती है ये आपको 17 मीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके उसे क्या कहते हैं। तो देखिए किसी भी वस्तु को अगर आप देखते हैं, अगर उसके पार दिखाई देता है उसे हम लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक, और क्वेश्चन यही मेंशन किया गया है, जिस सामग्री से रोशनी की लाइट से हम लोग उसके पारित कर सकें, यानी कि उसके बाहर भी देख सकते हैं, उसे हम लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, किस साल में ओले रोवर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। ये आपको 1676 ईस्वी में प्रकाश की गति को मापा था रोवर ने, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडल वीडियो देख रहे हैं, देखिए इसी क्वेश्चन को मैं यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में डालूंगा और आप देखेंगे कि बहुत सारे कैंड गलत करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, अपसारी दर्पण हम लोग किसे कहते हैं। तो देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस को, सबसे पहले आपको लेंस में मैं आपको समझाता हूँ किसे कहते हैं, इसके बाद आप अपने आप दर्पण में भी समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, और यहीं जो अवतल ये जो हम लोग उत्तल लेंस को लेंस में क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, लेकिन ये दर्पण में अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है कि अपसारी दर्पण, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए जो उत्तल दर्पण है इसे हम लोग लेंस में क्या कहते हैं, लेंस में इसे हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, लेकिन जब दर्पण की बात किया जाएगा तो अपसारी दर्पण होगा। ठीक है, तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सारे कैंड की बातें समझ नहीं आ रही होगी तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो इसका ट्रिक है मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर उसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रतीत से संबंधित कोई वस्तु ऐसा प्रतीत होता है, पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर प्रतीत होता है, पानी में रखा हुआ लोहा ऊपर प्रतीत होता है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रवर्तित या फिर प्रतीत से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा वो प्रकाश का अपवर्तन होगा, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, लेंस का फॉर्मूला आपको बताना है। तो लेंस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1/v माइनस 1/u प्लस 1/f, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन ये अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि दर्पण का फॉर्मूला क्या है, तो दर्पण का फॉर्मूला ए सिर्फ प्लस कर देना है, जो कि यहाँ पे ये हो जाता है। ठीक है, दर्पण का फॉर्मूला है, ये लेंस का फॉर्मूला है। बिल्कुल आप इन दोनों बातों को याद कर रहे हैं, लेंस में माइनस होगा और दर्पण में प्लस होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो जो भी दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है उसका जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है ये रेटिना के पीछे बनता है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दूरदृष्टि दोष में हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं, इसमें हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और मैंने आपको बता रखा है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, अवतल निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, मायोपिया किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, हाइड्रोमायोपिया किसे कहते हैं। तो देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो कैंड प्ले लिस्ट नहीं देखें देख लीजिए, क्योंकि एक ही बात बार बार बताना भी उचित भी नहीं लगता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। देखिए कभी कभी ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनको मायोपिया भी हो जाता है और हाइड्रोमायोपिया भी हो जाता है। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, हाइड्रोमायोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मायोपिया और हाइड्रोमायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष साथ में हो जाता है, तो 2 लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है। ये आपको फ्राइडे के नियम पर आधारित है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, यदि V/I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध क्यों कहते हैं, तो आप सभी कैंड को याद होगा कि V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या हो V बराबर यहाँ पे V और I नियतांक है, यानी कि V बटा में यहाँ पे I हो गया था, क्या बच गया यहाँ पे R बच गया, R यानी कि रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, ऐसे वायर जो घर के
बिजली में संचालित करते हैं, उसे कटिंग करते हैं, क्या होते हैं, ये होते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देख लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आप वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर किया हुआ है, ताकि मुझे भी मालूम चल पाए कि आपकी तैयारी कैसी है। और जिन कैंडिडेट ने 50 क्वेश्चन में से 25-30 क्वेश्चन में किया है सही अपने ईमान से, अपने बिल्कुल सटीक तरीके से मानते हैं कि नहीं मैंने 30 क्वेश्चन सही किया है, तो बिल्कुल मेरा विश्वास मानिए कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।